दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एनडीए में कब तक बने रहेंगे, इसको लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के भी कान खड़े होने शुरू हो गए हैं कि 23 नवंबर को जब दो राज्यों की मतगणना सामने आ जाएगी, महाराष्ट्र और झारखंड की सियासत और सत्ता किसके हाथ जाएगी, ये सब कुछ सामने आ जाएगा। उसके बाद नानी फैक्टर का क्या होगा, यानी नायडू नीतीश फैक्टर का क्या होगा। नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के आर्किटेक्ट रहे। नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन का दामन छोड़ा और अब अंदर खाने इंडिया गठबंधन की तरफ से ग्रैंड वेलकम की तैयारी भी शुरू हो गई है। लेकिन ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी को ये सारी चीजें पता नहीं है। पटना में भारतीय जनता पार्टी की पूर्व नेत्री रही एक राज्यपाल को 4 दिनों से बैठे हुए देखा जा सकता है। वो राज्यपाल महोदया गुजरात से आती है, एक बड़े राज्य की राज्यपाल है और बिहार में 4 दिनों से है। अब भला दिवाली के वक्त कोई भी राजनेता जहां उनकी ड्यूटी लगी हुई है उसे छोड़कर, जहां वो पदस्थापित है उसे छोड़कर वो बिहार में नजर आए, ये बात आसानी से किसी के गले नहीं उतरती है। अगर पटना घूमना हो, खुदाबख्श लाइब्रेरी को देखना हो, राजगीर का दर्शन करना हो, कोई दूसरा वक्त भी हो सकता था जब वे फेस्टिवल ना रहे हो। यही वक्त क्यों चुना गया? यही वक्त इसलिए चुना गया है क्योंकि नीतीश कुमार को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। नीतीश कुमार के एक बार फिर इंडिया गठबंधन के साथ तार जुड़े होने की खबरें सामने आ रही है। जेपी नड्डा भी जा रहे हैं पटना, लेकिन जेपी नड्डा के जाने के पहले आनन फानन में एक राज्यपाल, जी हां, आनंदीबेन पटेल, जो मूल रूप से गुजरात से ही आती हैं और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है, गुजरात में मुख्यमंत्री भी रही है, वो पटना में बैठी हुई है। हमारी स्क्रीन पर आप वो तस्वीर देख सकते हैं। आनंदीबेन पटेल और नीतीश कुमार की मुलाकात भी हुई है। जी हां, नीतीश कुमार को मनाने के लिए अपनी तरफ से कोई कोर कसर भारतीय जनता पार्टी नहीं छोड़ना चाहती। पहले खबर आ रही थी कि जनता दल यूनाइटेड के संसदीय दल को भारतीय जनता पार्टी तोड़ सकती है, लेकिन अब साफ दिख रहा है कि जनता दल यूनाइटेड के सांसदों को भी बिहार की जाति गणना के बाद की परिस्थितियों का एहसास हो चला है कि बिहार में यदि नीतीश कुमार और लालू यादव एक हो गए, राजद जदयू कांग्रेस का गठबंधन बन गया, तो फिर वहां भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद मुश्किल हालात पैदा हो सकते हैं। भला कौन ऐसी परिस्थिति में सत्ता के लिए सांसदी गंवाना चाहेगा? यह परिस्थिति बिहार में दिखाई दे रही है और भारतीय जनता पार्टी को भी सियासत की नब्ज की पकड़ है। यूं ही नरेंद्र मोदी 12 साल मुख्यमंत्री नहीं रहे, यूं ही वो 10 साल से प्रधानमंत्री नहीं है। साम दाम दंड भेद हर तरह की नीतियों का इस्तेमाल जिस तरह से नीतीश कुमार को आता है, कमोबेश उसी तरह से कुछ अलग तरीके से नरेंद्र मोदी को भी आता है। तो जब नरेंद्र मोदी को सारे कुछ दांव पेच पता है, नीतीश कुमार क्या कर सकते हैं सब पता है, और नीतीश कुमार बीजेपी के अंदर किस कैंप से खफा रहते हैं यह भी पता है, तो आखिरी चारा के तौर पर 2 बड़े नेताओं को पटना भेजने की तैयारी थी। एक को पटना भेज दिया गया और दूसरे छठ पर्व मनाने पटना जा रहे हैं। जी हां, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। उनका पुराना पटना कनेक्शन भी है, उनका जन्म भी शायद पटना में हुआ है, उनके पिताजी भी पटना यूनिवर्सिटी में थे और पटना यूनिवर्सिटी के वो छात्र भी रहे हैं। तो नड्डा साहब पटना जा रहे हैं और उनके पहले से आनंदीबेन पटेल मौजूद है वहां पर। आनंदीबेन पटेल राज्यपाल है, वो देश में कहीं भी जा सकती है। राज्यपाल होने के बाद या संवैधानिक पद पर बैठने के बाद एक नागरिक के तौर पर किसी के अधिकार खत्म नहीं होते, वो पूरे देश में कहीं भी जा सकती है, जैसे आप हम कहीं भी जा सकते हैं वैसे ही। लेकिन थोड़ा अटपटा जरूर लग रहा है कि वो देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है और दिवाली पर्व के मौके पर, पर्व त्योहार के मौके पर कोई भी अपने घर में होता है, जहां पदस्थापित होता है वहां होता है। पर्व के मौके पे उसके 2 दिनों पहले से वो पटना में मौजूद है। पटना की खुदाबख्श लाइब्रेरी देखने के लिए दिवाली का वक्त छोड़कर कोई और वक्त भी हो सकता था, राजगीर घूमने के लिए भी कोई और वक्त हो सकता था, लेकिन आनन फानन में ही इसे माना जाएगा कि इस वक्त आनंदीबेन पटेल पटना में है।
आनंदीबेन पटेल को पटना भेजने के पीछे का सियासी मकसद क्या है, यह समझना बड़ा महत्वपूर्ण है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो नए नवेले नेता लोग सामने आए, नीतीश कुमार की उनसे बनती नहीं है। यह बात छिपी हुई बात नहीं है कि नीतीश कुमार की उनसे बनती नहीं है। बीजेपी में नीतीश कुमार की जिनसे बनती थी वो उन्हीं की पीढ़ी के, यानी 74 आंदोलन से निकले हुए, जेपी मूवमेंट से निकले हुए कुछ नेता थे, मसलन अरुण जेटली, मसलन सुशील कुमार मोदी, और ये दोनों अब स्मृति शेष हैं, अब दिवंगत हैं। अगली जमात में कोई वैसा नेता दिखाई नहीं देता जिससे कि नीतीश कुमार के इक्वेशन ठीक ठाक हो। नरेंद्र मोदी के साथ कैसे इक्वेशन है सभी को पता है। पटना में भोज कैंसिल कर दिया गया, नरेंद्र मोदी को पीएम कैंडिडेट बनाए जाने पर नीतीश कुमार ने एनडीए से नाता तोड़ लिया और दो बार ये बयान दिया कि मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना कबूल नहीं है। लेकिन नरेंद्र मोदी के साथ फिर भी उनके इक्वेशन बन जाते हैं। कोई ना कोई राजनीतिक मजबूरियां होती है, परिस्थितियां होती है जिसमें इक्वेशन बन जाते हैं। सबसे ज्यादा दिक्कत उन्हें भारतीय जनता पार्टी में उन लोगों से होती है जो नरेंद्र मोदी के साथ साथ उनके साए तले राष्ट्रीय राजनीति में आए। अमित शाह एंड कंपनी कहा जाता है बीजेपी के अंदर। अमित शाह ने जिन लोगों को आगे बढ़ाया उनसे बड़ी दिक्कत होती है नीतीश कुमार को। अमित शाह की टीम 2020 में बिहार का चुनाव संभाल रही थी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। भूपेंद्र यादव प्रभारी थे। चिराग मॉडल भी संयोगवश उसी दरमियान हुआ और उस चिराग मॉडल ने जनता दल यूनाइटेड को 43 सीटों पर ला पटका, तीसरे नंबर की पार्टी बना दिया। 243 की विधानसभा में कहा जनता दल यूनाइटेड 70-80 के ऊपर बने रहने की उम्मीद कर रही थी, लेकिन टारगेटेड तरीके से जिस प्रकार से चिराग पासवान की पार्टी ने 2020 में चुनाव लड़ा और चुनाव लड़ने के बाद जनता दल यूनाइटेड के नेता नीतीश कुमार पर सीधे सीधे राजनीतिक हमला बोलते हुए नरेंद्र मोदी को अपना हनुमान भी बताया, उसके बाद कुछ कहने की जरूरत नहीं रह गई थी। अब तो कई चिराग मॉडल बिहार में दिखने लगे हैं। एक आशा पार्टी बन गई है, आप सबकी आवाज पार्टी आरसीपी सिंह की, कहा जा रहा है कि नालंदा जिले के लिए चिराग मॉडल का काम करेगी। एक प्रशांत किशोर की पार्टी बनी हुई है, उसके बारे में भी कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि ये बी टीम है। राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने तो चिट्ठी लिख करके प्रशांत किशोर को प्रशांत किशोर पांडे कहा और बी टीम तक बताया बीजेपी की। और भी कई पार्टियां मैदान में आ रही हैं और हमेशा की तरह चिराग पासवान की पार्टी तो है ही, पता नहीं इस बार कौन सी टीम की भूमिका में होगी, ये कहा नहीं जा सकता। लेकिन नीतीश कुमार के मन में ज्यों ज्यों विधानसभा चुनाव करीब आ रहा है, पिछले चुनाव की यादें वो उनसे भूलती नहीं है और जब वो यादें नहीं भूलती तो राष्ट्रीय जनता दल को भी सत्ता का हनीमून नहीं भूलता। कांग्रेस पार्टी को भी, यानी इंडिया अलायंस को भी, जो 240 से ऊपर की संख्या के साथ आज लोकसभा में मौजूद है, उसे भी अब वो नहीं भूलता कि एक दो पार्टियां, नानी फैक्टर यदि उनके साथ आ जाए, नायडू नीतीश साथ आ जाए, तो दिल्ली का भी निजाम बदल सकता है। सब कुछ कांग्रेस को भी दिखाई दे रहा है, वो भी अपना रुख लचीला करके चल रही है। तो इस परिस्थिति में जब अमित शाह की टीम से नीतीश कुमार को दिक्कत हो, कांग्रेस पार्टी की तरफ से या इंडिया अलायंस की तरफ से तार जुड़ने की खबरें आ रही हो, तो इस परिस्थिति में नरेंद्र मोदी ने, भारतीय जनता पार्टी ने एक नया तरीका निकाला कि एक आखिरी कोशिश कर ली जाए नीतीश कुमार को कैसे रोका जाए। सभी जानते हैं कि उत्तर भारत की राजनीति में पटेल सियासत कुर्मी समाज के साथ जाकर के जुड़ जाती है और गुजरात की राजनीति में पाटीदार समाज के साथ जाकर जुड़ जाती है। समाज विज्ञान को जानने वाले लोग इन दोनों समुदायों को एक ही मान करके चलते हैं, चाहे गुजरात का पाटीदार समाज हो जो पटेल सरनेम का इस्तेमाल करता है, या उत्तर प्रदेश बिहार का कुर्मी समुदाय हो जिसमें ज्यादातर लोग पटेल सरनेम का इस्तेमाल करते हैं। जब पाटीदार अनामत आंदोलन हुआ था उस वक्त भी इस तरह की बातें कही गई थी। तो आनंदीबेन पटेल को इस वक्त पटना भेजे जाने के पीछे के सियासी मंतव्यों को आप आसानी से समझ सकते हैं कि जब सारे दांव फेल हो जाए तो एक सॉफ्ट कॉर्नर आगे बढ़ाया जाए कि आप जाकर के मामले को संभालिए। और आनंदीबेन पटेल के इस्तेमाल के पीछे जो
स्ट्रेटजी हो सकती है, जरा उसे भी समझने की जरूरत है। आनंदीबेन पटेल गुजरात की मुख्यमंत्री थी नरेंद्र मोदी के बाद, और उनके बारे में सर्वविदित है कि अमित शाह और आनंदीबेन पटेल दोनों नरेंद्र मोदी के विश्वास पात्र तो हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते। गुजरात की अंदरूनी राजनीति में दोनों एक दूसरे के विपरीत ध्रुव पर माने जाते हैं, और गुजरात में जब भी मुख्यमंत्री बनाया जाता है, नरेंद्र मोदी जब भी गुजरात के मुख्यमंत्री का चुनाव करते हैं, इलेक्टेड नहीं सिलेक्टेड शब्द ज्यादा उपयुक्त हो जाता है भाजपा के मुख्यमंत्रियों के लिए, तो उस सिलेक्टेड में यानी उस सिलेक्टेड के सिलेक्शन में आनंदीबेन पटेल की भूमिका बड़ी हो जाती है। मौजूदा मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को भी गुजरात की राजनीति के जानकार और वहां के राजनीतिक विश्लेषक आनंदीबेन पटेल के द्वारा चुना गया प्रतिनिधि ही मानते हैं, जिस पर विधायक दल ने अपनी मुहर लगाई है। अब अमित शाह के एंटी माने जाने वाले कैंप से यदि कोई आती है, हालांकि वो भारतीय जनता पार्टी में भी औपचारिक रूप से है नहीं, और राज्यपाल जैसे पद पर या राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के पद पर जाने के बाद कागजी तौर पर ही सही, लेकिन माना जाता है कि अब दलीय एफिलिएशन, पार्टी के साथ प्रतिबद्धता खत्म हो जाती है। लेकिन व्यवहारिक रूप में ऐसा होता नहीं है, सभी जानते हैं, क्योंकि व्यवहारिक रूप में ऐसा हो जाए तो कई बार संविधान पीठ बनाने की नौबत ही ना आए सुप्रीम कोर्ट को, यदि इस देश के राज्यपाल महोदय लोग इतने ही निष्पक्ष हो जाए तो खैर ये संवैधानिक बातें हैं। लेकिन आनंदीबेन पटेल के बारे में सत्य है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका जुड़ाव रहा है, लंबा वक्त उन्होंने गुजारा है, नरेंद्र मोदी के विश्वास पात्र लोगों की टीम में वो रही हैं, और नीतीश कुमार को साधने के लिए एक आखिरी रास्ते के तौर पर उन्हें पटना में भेजा गया है। अब वो पटना पहुंची हैं, 4 दिनों से पटना में है, और वो पटना से निकलेंगी, उसके बाद जेपी नड्डा छठ पर्व मनाने पहुंच जाएंगे। घोषित तौर पर तो कहा गया है कि आनंदीबेन पटेल बिहार के पर्यटक स्थलों के दौरे पर जा रही हैं। वैसे ही घोषित तौर पर कहा जाएगा कि छठ पर्व मनाने जेपी नड्डा पटना जा रहे हैं। बाकी साल क्यों नहीं जाते थे छठ मनाने? इसी साल क्यों याद आया? जब नरेंद्र मोदी की सरकार बैसाखियों पर चलने लगी दिल्ली में, तभी छठ मनाना याद आया, तभी आनंदीबेन पटेल को 4 दिन पटना में गुजारने पड़े। कई सारे संदेश इस तरह के राजनीतिक मूव, जो पॉलिटिकल मूव आप देख रहे हैं, उसमें उससे जुड़े हुए दिखाई देते हैं। नीतीश कुमार को रोकने की आखिरी कोशिश के तहत आनंदीबेन पटेल का इस्तेमाल, जेपी नड्डा का इस्तेमाल, और उन सब लोगों का इस्तेमाल जो सॉफ्टवेयर नोट पर, जो मुलायमियत के साथ नीतीश कुमार के साथ आरजू मिन्नत करके उन्हें रोक सके, वो कवायद करने की कोशिश, ये तमाम कोशिशें अपनी तरफ से चल रही है। कोई नहीं जानता, किसी दिन अचानक आपको, मुझे, सब लोगों को ये दिख जाए कि राजनाथ सिंह भी पटना में किसी न किसी कार्यक्रम में दिखाई दे रहे हो, और कहा जाए कि डिफेंस का कार्यक्रम था इसलिए बिहार गए थे और आए थे तो मुख्यमंत्री से भी मिलने आ गए। कोई नहीं जानता, क्योंकि राजनाथ सिंह के साथ भी नीतीश कुमार के बड़े गहरे रिश्ते हैं। तो ये तमाम तरह की कोशिशें अपनी तरफ से जारी है कि नीतीश कुमार को रोका कैसे जाए। और नीतीश कुमार के करीबी सूत्रों की माने तो बिहार में भारतीय जनता पार्टी समर्थक माने जाने वाला जेडीयू का खेमा, जो बीजेपी के प्रति एक सॉफ्ट रवैया रखता हुआ दिखाई देता है, वो अब नीतीश कुमार की कोर टीम में कमजोर पड़ना शुरू हो चुका है। और जब वो कमजोर पड़ रहा है तो स्वाभाविक है कि सेकुलर खेमे में रहने के हिमायती लोग, जो जनता दल यूनाइटेड में भी है और नीतीश कुमार के करीबी भी माने जाते हैं, वो अचानक से मजबूत होते हुए दिखाई दे रहे हैं, मुख्यमंत्री आवास के भीतर भी और जनता दल यूनाइटेड के पावर इक्वेशन में भी। तो ये एक परिस्थिति है जो बिहार की राजनीति में सब कुछ दर्शा रही है। तीसरी चीज भी एक सामने आ रही है, और वो ये है कि एक बड़े चुनावी रणनीतिकार कहे जाने वाले व्यक्ति, वो बड़े चुनावी रणनीतिकार, आजकल उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी जग गई है। नीतीश कुमार की एक बेहद करीबी से 3-4 दिनों पहले उनकी मुलाकात हुई है, और जदयू के सूत्रों की माने तो नीतीश कुमार से उनकी बात भी कराई गई है। और जब बात हुई है, उस बात में जो चीजें निकलकर सामने आई है, उसमें यही कहा गया है कि उन चुनावी रणनीतिकार महोदय ने नीतीश कुमार को कथित तौर पर कहा है कि यदि आप भारतीय जनता पार्टी के साथ बने रहे
तो चिराग मॉडल से भी बुरा हाल हो सकता है। और आप यदि भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ देते हैं तो सत्ता तो बच जाएगी आपकी। हो सकता है आप 70-80 विधानसभा सीटें भी पार कर जाएं, पूरी उम्मीद है पार कर जाएं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को बकौल उन चुनावी रणनीतिकार यदि नीतीश कुमार ने साथ छोड़ दिया बीजेपी का, तो उन चुनावी रणनीतिकार का, भूतपूर्व चुनावी रणनीतिकार का यह दावा है कि बीजेपी को 20 सीटों के नीचे वो समेट सकते हैं। बीजेपी के वोटों में बड़ी सेंधमारी उनके द्वारा किए जाने की खबर है। तो एक ये परिस्थिति सामने आ रही है। अब सवाल ये उठता है कि वो चुनावी रणनीतिकार रह चुके नेता जिनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा जग गई है, वो ऐसा क्यों चाहते हैं कि नीतीश कुमार बीजेपी का साथ छोड़ दे। दरअसल राजनीति भले ही उन्होंने नहीं की है, लेकिन इतनी राजनीतिक समझ उनको है कि बिहार की राजनीति में एक बार राष्ट्रीय जनता दल या भारतीय जनता पार्टी हावी हो गई तो 20 साल के लिए किसी नए राजनेता के उभार की संभावना खत्म हो जाएगी। और उन्हें यह भी आशंका दिखाई दे रही है कि बिहार में अगर उनकी पार्टी कुछ बड़ा कर पाने में इस विधानसभा चुनाव में सक्षम नहीं हो पा रही है तो बेहतर यही है कि नीतीश कुमार को 5 साल और बने रहने दिया जाए। क्योंकि एक तो नीतीश कुमार की उम्र हो रही है, नीतीश कुमार 5 साल के बाद स्वाभाविक है कि बहुत ज्यादा सक्रिय रोल में नहीं होंगे। और इस बात को बहुत साफगोई के साथ कहा जाए तो यदि नीतीश कुमार इस बार चाहे जिस गठबंधन से चुनाव लड़े, खुदा ना खास्ते यदि जीत करके आ जाते हैं तो ये उनका आखिरी कार्यकाल होगा। तो ये तमाम छोटी बड़ी पार्टियां और जो जिनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं उफान ले रही है, उन सब को लगता है कि जब तक वो पावर इक्वेशन को बैलेंस करने की स्थिति में या जनमत को प्रभावित करने की स्थिति में, सत्ता पाने की हद तक पहुंचने जैसी स्थिति में ना आ जाए, तब तक बिहार में यथास्थितिवाद को ही बने रहने दिया जाए। यानी गिरते पड़ते ही सही जनता दल यूनाइटेड और उनके नेता नीतीश कुमार को ही सत्ता के शीर्ष पर बने रहने दिया जाए। क्योंकि 5 साल बाद इनके मुकाबले में मुकाबला करना ज्यादा आसान होगा बनिस्पत तेजस्वी यादव के, बनिस्पत बीजेपी के किसी मुख्यमंत्री के। तो ये स्ट्रेटजी उनकी तरफ से भी है। तो इन सारी परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी अंदर से घबराई हुई है। घबराहट का आलम यह है कि एक राज्यपाल को 4 दिनों से बिठाया गया है, नड्डा साहब जा रहे हैं, अमित शाह की टीम को बिहार से पूरी तरह साइडलाइन कर दिया गया है। सियासत में 23 नवंबर के बाद के हालात के लिए अभी से जो तैयारी दिखाई दे रही है, उस तैयारी की एक झलक पटना से तो मिल ही रही है, बहुत जल्द मुंबई और रांची से भी मिल सकती है। तो देखते रहिए होता क्या है। नीतीश कुमार के बारे में एक ही चीज कही जा सकती है कि एक बार जो उन्होंने कमिटमेंट कर ली, फिर वो अपने आप के भी नहीं सुनते। लाल कृष्ण आडवाणी ने भी 2013 में 17 जून को जब नीतीश कुमार अलग हो रहे थे एनडीए से, उस दिन सुबह सुबह लाल कृष्ण आडवाणी ने उन्हें फोन किया था और बने रहने का आग्रह किया था साथ में। तब नीतीश कुमार ने उनकी बात को भी नकार दिया। और ये सभी जानते हैं कि लाल कृष्ण आडवाणी और नीतीश कुमार के व्यक्तिगत संबंध और दोनों का एक दूसरे के प्रति रेस्पेक्ट कितना ज्यादा रहा है। बावजूद उसके नीतीश कुमार ने आडवाणी की नहीं सुनी थी। तो जब आडवाणी की नहीं सुनी, वो भला आनंदीबेन और जेपी नड्डा की सुन लेंगे। देखिए जो भी होगा आपके सामने होगा। और बड़ी बात यह है कि ईडी की कार्रवाई में जो अफसर धरे गए हैं, कहा जा रहा है वो कुछ और अधिकारियों का नाम उन्होंने कथित तौर पर ईडी के सामने ले लिया है। तो ये परिस्थितियां और ज्यादा विकट बना रही है हालात को। देखते जाइए, बिहार में विपक्ष परिवर्तन करीब करीब तय दिख रहा है। सत्ता परिवर्तन की बात मैं इसलिए नहीं करता क्योंकि 20 सालों से मैंने सत्ता परिवर्तन बिहार में देखा नहीं है। आप में से किसी ने देखा हो तो बताइए। हमेशा विपक्ष परिवर्तन ही देखा गया है। तो एक बार फिर से विपक्ष परिवर्तन की बुनियाद पड़ रही है। आगे आगे देखते जाइए होता है क्या। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।